महान राजनीति विचारक कौटिल्य के बारे में डाल दिया है। अगर आपने अभी तक मेरे उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो उस वीडियो लेक्चर की लिंक मैं इस वीडियो लेक्चर के लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप ईज़िली उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ ये महान यूनानी राजनीतिक विचारक प्लेटो के बारे में है और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मोस्टली देखने को मिल सकते हैं आपके नेट एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो कि महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के बारे में है। डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा था। उसने अपनी आंखों से एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा। उसने अपने प्रिय गुरु और अपनी दृष्टि में श्रेष्ठतम मानक सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा। उसने एथेंस में 3 आतताइयों का और नैतिक आदर्शों का पराभव भी देखा था और उसने सार्वजनिक क्षेत्र की इन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया। उसे समस्या का समाधान मिल गया और उसकी समस्या का समाधान क्या था? दार्शनिक राजा की धारणा। तो ये आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी पर्सन पर, किसी भी व्यक्ति पर या उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो उसके आसपास के माहौल का पड़ता है। तो चूँकि प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था और ऐसे समय हुआ था जब कि वहाँ पे अराजकता की स्थिति थी, एक तरह से कह सकते हैं अराजकता की स्थिति थी। तो हमें प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में मूलतः उसी का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम प्लेटो के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक, गणितज्ञ और सुकरात के शिष्य एवं अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो जो थे वो सुकरात के शिष्य थे एवं अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक समृद्ध परिवार जो कि राजनीतिक पृष्ठभूमि का था में हुआ था। प्राचीन सूत्रों के अनुसार 427 से 429 ईसा पूर्व इनके जन्म को लेकर मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था तथा कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, इनका जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मतभेद है और इनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व में मानी जाती है। इनके पिता का नाम एरिस्टोन था तथा माता का नाम पेरिक्टोन था। इनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लिस था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अरस्तु का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लिस था। इनके पिता का नाम एरिस्टोन था तथा माता का नाम पेरिक्टोन था। इनका नाम प्लेटो किसने रखा था? इनके गुरु सुकरात ने रखा था। और ये क्यों रखा था? क्योंकि प्लेटो के कंधे अत्यंत मजबूत थे, अत्यंत सुदृढ़ थे, चौड़े थे, इसी कारण इनका नाम प्लेटो इनके गुरु सुकरात ने रखा था। ये भी पूछ सकता है कि प्लेटो इनका नाम किसने दिया? तो इनके गुरु सुकरात ने इनका नाम दिया था। तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब जान लेते हैं प्लेटो की रचनाओं के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो की रचनाएँ थीं अपोलॉजी, क्रीटो, यूथिफ्रो, जॉर्जियस, मीनो, प्रोटोगोरस, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, लाज और फेडो, जिसमें से महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लाज। ये 3 पुस्तकें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको याद रखना ही रखना है। अब प्लेटो की चिंतन पद्धति के बारे में जान लेते हैं। प्लेटो ने प्रत्येक विषय को स्पष्ट करने हेतु सशक्त, रोचक और आकर्षक संवाद शैली अपनाई है। प्लेटो ने अपने राजनीतिक चिंतन में निगमनात्मक पद्धति का काफ़ी प्रयोग किया है, जिसके अंतर्गत सामान्य से विशेष की ओर पहुंचा जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि निगमनात्मक पद्धति होती क्या है, आखिर ये पद्धति के बारे में जानने के लिए क्या किया जाता है। तो इस पद्धति के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो इसके अंतर्गत सामान्य से विशेष की ओर जाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सामान्य सिद्धांत के आधार पर विशेष के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। निगमनात्मक शैली के अंतर्गत सामान्य सिद्धांत के आधार पर विशेष के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे होने के कारण उन्हें संवाद भी कहा जाता है। संवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति चिंतन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर एवं तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य का अन्वेषण किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा मस्तिष्क के विचारों को उत्तेजित कर उन्हें सत्योन्मुख करने का प्रयास किया जाता है। द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा मस्तिष्क के विचारों को उत्तेजित कर उन्हें सत्यता प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाता है। अब जान लेते हैं प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटो का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो रिपब्लिक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, रिपब्लिक प्लेटो की महानतम एवं सर्वश्रेष्ठ कृति है। रूसो ने प्लेटो के इस ग्रंथ के बारे में लिखा है कि रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का नहीं अपितु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया अत्यंत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये कथन पूछता है कि ये कथन किसका है कि रिपब्लिक राजनीतिक, ये किसने कहा था कि रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का नहीं अपितु शिक्षा पर लिखित अब तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो इसका आंसर है रूसो। रूसो का केंद्रीय पक्ष तथा उपशीर्षक न्याय से संबंधित है, जिसमें प्लेटो न्याय की स्थापना हेतु व्यक्तियों के कर्तव्य पालन पर बल देते हैं। अब जान लेते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के भव्य भवन के निर्माण हेतु न्याय सिद्धांत को आधारशिला तथा शिक्षा योजना एवं साम्यवाद के सिद्धांत को आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग किया। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा के 3 गुण तृष्णा या क्षुधा तथा साहस व बुद्धि तथा ज्ञान है। यदि किसी व्यक्ति, प्लेटो के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में की आत्मा में, प्लेटो कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की आत्मा में इन सभी तत्वों को समन्वित कर दिया जाए, अर्थात तृष्णा, क्षुधा, साहस या बुद्धि को, इन तीनों तत्वों को तृष्णा या क्षुधा, साहस तथा बुद्धि या ज्ञान को समन्वित कर दिया जाए, तो व्यक्ति या मनुष्य ज्ञानी बन जाएगा, न्यायी बन जाएगा। अब जान लेते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला के बारे में। प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला उसका न्याय सिद्धांत है। तो प्लेटो के अनुसार ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में 3 वर्ग हैं। प्लेटो के अनुसार उसके आदर्श राज्य में 3 वर्ग हैं। पहला उत्पादक वर्ग, जो कि आर्थिक कार्य करता है और जो तृष्णा या क्षुधा से संबंधित है। दूसरा सैनिक वर्ग, जो कि रक्षा कार्य करता है और जो साहस का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा शासक वर्ग है, जो कि दार्शनिक कार्य करता है, जो कि ज्ञान या बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। प्लेटो के अनुसार जब सभी वर्ग अपना कार्य करेंगे तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तभी समाज व राज्य में न्याय की स्थापना संभव हो सकेगी। अर्थात जब सभी व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तभी समाज में न्याय स्थापित होगा और वो हमेशा बना रहेगा। अक्सर ये पूछा जाता है कि प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में बताइए। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत ये था, प्लेटो कहता था कि जब सभी समाज के जो राज्य के 3 वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग व संरक्षक या शासक वर्ग, वे सभी अपने कार्यों में अपने अपने कार्यों को करते रहेंगे और दूसरों के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तभी राज्य में न्याय की स्थापना हो सकती है। तो ये था प्लेटो का न्याय सिद्धांत। तो प्लेटो के अनुसार उसके जो आदर्श राज्य का सिद्धांत, प्लेटो ने जो अपने आदर्श राज्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसके अनुसार उसके आदर्श राज्य का आधार स्तंभ शिक्षा व्यवस्था है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को न्याय पर आधारित करने हेतु शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है, क्योंकि न्याय की स्थापना शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकती है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि युवावस्था में भावनाओं और कल्पनाओं को संतुलित करती है, तो प्रौढ़ावस्था में विज्ञान के द्वारा विवेक का विकास करती है तथा इसके बाद दर्शन के द्वारा विभिन्न शास्त्रों के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान कराती है। इसी वास्तविक और अंतिम अर्थ में प्लेटो ने सद्गुण को ज्ञान कहा है, अतः ज्ञान ही गुण है। डियर स्टूडेंट्स, ये फैक्ट पूछा जाता है कि किस विचारक का मत था कि सद्गुण ही ज्ञान है या ज्ञान ही गुण है। तो इसका आंसर है प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात मनुष्य के अंतर्गत जो उसके अच्छे गुण होते हैं वो उसके ज्ञान के द्वारा प्रेरित होते हैं, अर्थात ज्ञान ही गुण है, ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ गुण है। अगर आपको मेरे ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली, अब जान रहते हैं कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली कितने भागों में विभाजित थी। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली 3 स्तरों पर विभाजित थी। इसके अंतर्गत प्लेटो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये 3 भाग क्या थे उसके बारे में जान लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा, इसका जो पहला भाग था वो प्राथमिक शिक्षा था। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सिर्फ पढ़ना और लिखना ही सिखाया जाता था तथा प्राचीन कविता, व्यायाम व संगीत की शिक्षा दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो 6 वर्ष की अवस्था से 14 वर्ष तक की अवस्था तक था। अब जान लेते हैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में। तो इस शिक्षा का लाभ अमीर लोग ही उठा सकते थे। इसके अंतर्गत अलंकार शास्त्र, भाषण कला तथा राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। इसका समय 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था तक था। अब जान लेते हैं सैनिक शिक्षा के बारे में।
एथेंस के प्रत्येक युवक के लिए यह शिक्षा अनिवार्य थी। इस शिक्षा में दक्ष होने पर ही व्यक्ति को नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते थे। शिक्षा का यह स्तर 18 वर्ष की अवस्था से लेकर 20 वर्ष की अवस्था तक था। अब जान लेते हैं प्लेटो ने जो उच्च स्तरीय शिक्षा, जो हायर एजुकेशन के बारे में अपना सिद्धांत दिया था वो क्या था। प्लेटो के समय में हायर एजुकेशन का भी सिस्टम था और ये उच्च स्तरीय शिक्षा किसको दी जाती थी, इसका वर्णन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। यह उन विद्यार्थियों के लिए थी जो प्राथमिक स्तर पर प्रतिभावान होते थे। प्लेटो ने उस शिक्षा के 2 स्तर निर्धारित किए थे। देखिए, जो मैंने इसके पहले जो अपनी शिक्षा प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया है वो राज्य के सभी वर्ग के लिए, प्लेटो के राज्य में कितने वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग है, सैनिक वर्ग है और शासक वर्ग हैं। तो जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो प्राथमिक शिक्षा थी और सैनिक शिक्षा थी, ये राज्य के सभी लोगों के लिए अनिवार्य थी। इसकी शिक्षा प्राप्त करना सभी लोगों के लिए अनिवार्य था। लेकिन जो उच्च स्तरीय शिक्षा थी वो सिर्फ प्राथमिक स्तर पर प्रतिभावान लोगों को ही इसमें शामिल किया जाता था। प्लेटो ने उच्च शिक्षा के 2 स्तर निर्धारित किए थे। ये 2 स्तर क्या थे? पहला जो था इसका स्तर वो 20 से 30 वर्ष की अवस्था तक था। तो 20 से 30 वर्ष तक की आयु के लिए जो शिक्षा थी वो क्या थी, इसके बारे में जान लेते हैं। इस वर्ग के विद्यार्थियों को 4 विषयों अंकगणित, रेखागणित, ज्योतिष शास्त्र तथा स्वर विद्या का ज्ञान दिया जाता था। प्लेटो मानव आचरण और विकास के संदर्भ में विज्ञान को बहुत अधिक महत्व प्रदान करते थे। अब जान लेते हैं जो दूसरा स्तर था 30 से 35 वर्ष तक की आयु के लिए शिक्षा का जो स्तर था वो क्या था। 20 से 30 वर्ष तक की आयु तक जो वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, उसके बाद एक परीक्षा का आयोजन किया जाता था और उस परीक्षा में जो सफल छात्र होते थे उन्हें 30 से 35 वर्ष तक की आयु तक द्वंद्व व दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब प्लेटो के अनुसार चूँकि यह शिक्षा, अब इसके बारे में जान लेते हैं। जब 30 से 35 वर्ष तक की आयु तक द्वंद्व व दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्रदान कर दी जाती थी, तो उसके उपरांत प्लेटो का यह मानना था कि चूँकि यह शिक्षा जो 30 से 35 वर्ष तक की आयु तक जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रदान की जाती थी जो 20 से 30 वर्ष तक की आयु तक जो प्रशिक्षण ले चुके हैं। उसके बाद एक परीक्षा का आयोजन होता था। उसके उपरांत उस परीक्षा में जो सफल छात्र होते थे या सफल व्यक्ति होते थे उन्हें 30 से 35 वर्ष तक की आयु तक द्वंद्व व दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। तो लेकिन वो चुने हुए लोग थे। तो लेकिन प्लेटो का यह मानना था कि यह शिक्षा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष से ही सरोकार रखती थी। इसके अंतर्गत सिर्फ सिद्धांतों का ही अध्ययन होता था, व्यावहारिक शिक्षा इन्हें प्राप्त नहीं होती थी। अतः प्लेटो ने आगामी 15 वर्षों तक जीवन की पाठशाला में कठिनाइयाँ झेलकर व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है। अर्थात 35 + 15 यानी 50 वर्ष तक की अवस्था तक प्लेटो शिक्षा पर जोर देते थे। उनका यह मानना था कि चूँकि 35 वर्ष की अवस्था तक सिर्फ और सिर्फ चुने हुए व्यक्तियों को सैद्धांतिक पक्ष की जानकारी होती थी, अतः 15 वर्षों तक जीवन की पाठशाला में कठिनाइयाँ झेलकर उन्हें व्यावहारिक शिक्षा भी प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार से जो व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र तक हर अग्नि परीक्षा में खरे उतरेंगे वे ही दार्शनिक राजा बनेंगे, वह राज्य का शासनभार संभालेंगे तथा शेष उसके उपरांत जो शेष व्यक्ति रहेंगे उन्हें सैनिक वर्ग के रूप में चुना जाएगा और उनके ऊपर राज्य की सुरक्षा का दायित्व होगा। तो ये थी प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था, जिसके अंतर्गत मैंने प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा थी। इसके उपरांत मैंने उच्च स्तरीय शिक्षा के बारे में बताया, जो कि पहला इसका चरण था 20 से 30 वर्ष तक की आयु तक और दूसरा चरण था 30 से 35 वर्ष की आयु तक। उसमें जो सफल व्यक्ति थे, जो 30 से 35 वर्ष तक की आयु तक जो चुने हुए व्यक्ति थे उन्हें फिर व्यावहारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी द्वंद्व दर्शन शास्त्र की शिक्षा के बाद। और उसके उपरांत जब वो उनमें से जो सफल व्यक्ति होते थे उन्हें दार्शनिक राजा बनाया जाता था। और जो बाकी की साम्यवादी व्यवस्था के बारे में है। डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो का साम्यवाद राज्य की समस्त जनता के लिए नहीं वरन केवल संरक्षक वर्ग
अर्थात संरक्षक वर्ग में कौन कौन आते थे? सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। शासक वर्ग में ही के लिए ही दिया गया है। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक नहीं वरन राजनीतिक था। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक न होकर राजनीतिक था, जिसके द्वारा एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना था जिसमें संरक्षक वर्ग अर्थात शासक व सैनिक वर्ग, संरक्षक वर्ग के अंतर्गत शासक व सैनिक वर्ग आते थे, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सर्वाधिक श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सकें। प्लेटो के अनुसार सैनिकों व शासकों को राज्य के हित की दृष्टि से व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार नहीं रखना चाहिए। यदि वे इन्हें रखेंगे तो कंचन और कामनी के मुंह में फंस जाएंगे। धन लोलुपता, स्वार्थपरता और पारिवारिक कार्यों में आसक्ति उनके निष्पक्ष भाव से शासन के कर्तव्य पालन में बाधा उत्पन्न करेगी। अतः प्लेटो कहता है कि संरक्षक वर्ग के लिए अर्थात शासक व सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद अत्यंत आवश्यक है। अब जान लेते हैं कि प्लेटो का जो संपत्ति संबंधी साम्यवाद था वो क्या था। तो डियर फ्रेंड्स, प्लेटो के अनुसार अभिभावक वर्ग अर्थात सैनिक व शासक वर्ग के लिए निजी संपत्ति निषिद्ध होगी, यानी उनके पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनकी ना तो कोई निजी संपत्ति होगी, ना तो उनके पास कोई निजी भूमि होगी, यहाँ तक कि उनके पास कोई निजी आवास भी नहीं होगा। वे राज्य द्वारा निर्मित बैरकों में रहेंगे जो सभी के लिए खुला रहेगा। वो राज्य द्वारा निर्मित बैरक के अंदर रहेंगे जो सभी जनता के लिए खुला रहेगा। राज्य के उत्पादक वर्ग द्वारा उन्हें इतनी जीवन वृत्ति दी जाएगी जो उनके लिए ना तो कम पड़े और न ही इतनी अधिक हो ताकि वे इनका निजी संग्रह कर सकें। वे सामूहिक रूप से मेजों पर भोजन करेंगे तथा उनके लिए सोने व चांदी के सामान का स्पर्श भी निषिद्ध होगा। इस प्रकार से चल अचल संपत्ति से विरक्त होकर वे देश की सेवा व रक्षा करेंगे। प्लेटो के अनुसार अगर वे धन, घर व भूमि का उपार्जन करेंगे तो वे प्रपंच करने लगेंगे और राज्य के रक्षक बनने के बजाय उनके राज्य के शत्रु व निरंकुश व्यक्ति बन बैठेंगे। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था इसीलिए थी क्योंकि प्लेटो ये सोचता था कि अगर संरक्षक वर्ग अर्थात सैनिक व शासक वर्ग के पास धन, घर या भूमि होगी तो वे प्रपंच करने लगेंगे और राज्य के रक्षक बनने की जगह उसके शत्रु व निरंकुश व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना स्वयं उसके शिष्य, प्लेटो का शिष्य जो था अरस्तु, उसने इस निम्न आधार पर प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना की। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। प्लेटो का साम्यवाद, अरस्तु का कहना था कि प्लेटो का साम्यवाद समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। यह साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध है। यह व्यवस्था समाज में झगड़ों व झंझटों को व फूट को बढ़ावा देगी। प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या राज्य की जनसंख्या के आधे से भी अधिक है। अरस्तु का मानना है कि व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा का विकास हमारी सभ्यता के विकास का प्रतीक है। व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा या प्रगति के मार्ग को रोकता है। अरस्तु का मानना है कि यह अधिक अच्छा होगा कि संपत्ति निजी हो परंतु उसका प्रयोग सामूहिक हो। इससे राज्य तथा व्यक्ति दोनों का भला हो सकता है। अरस्तु का यह भी मानना था कि बिना संपत्ति के अभिभावक वर्ग सुखी नहीं रहेगा और जिस राज्य में शासक वर्ग सुखी नहीं रहेगा उसमें भला प्रजा कैसे सुखी रह सकती है। अतः प्लेटो का साम्यवादी राज्य एक दुखपूर्ण राज्य होगा। तो प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने निम्न आधार पर प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना की थी। अब जान लेते हैं कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित जो साम्यवाद का दूसरा साम्यवाद था जो कि परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद था, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, प्लेटो के अनुसार अभिभावक वर्ग हेतु संपत्ति के साम्यवाद के साथ साथ परिवार व स्त्रियों का साम्यवाद भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि परिवार वह संस्था है जो व्यक्ति को संपत्ति उपार्जन हेतु बाध्य करती है। अपनी पत्नी, बच्चों तथा अन्य प्रियजनों हेतु व्यक्ति या संरक्षक व अभिभावक वर्ग संपत्ति के उपार्जन में जुट जाएंगे तो वे अपने कर्तव्य से भटक जाएंगे तथा देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद या राज्य परिवार की रूपरेखा क्या थी। प्लेटो ये भी सोचता था कि संरक्षक वर्ग को परिवार की रखने की छूट न दी जाए, लेकिन संरक्षक वर्ग से श्रेष्ठ संतति यानी संतान भी प्राप्त करना चाहता था प्लेटो। तो उसके लिए उसने व्यवस्था की थी कि संरक्षक वर्ग श्रेष्ठ संतति या संतान पैदा करे और उसके लिए संरक्षक वर्ग की जनसंख्या भी अस्थायी बनी रहे। इसके लिए वह चाहता था कि शासक वर्ग हेतु सामूहिक आधार पर वैवाहिक संबंध की योजना बनाई जाए। वो सामूहिक आधार पर वैवाहिक संबंध की योजना बनाता है, अर्थात शासक वर्ग के अच्छे से अच्छे स्त्री पुरुषों को उचित समय पर परस्पर मिलने दिया जाए जिससे वह सर्वश्रेष्ठ संतान को पैदा कर सके व उन्हें राज्य को दे सके।
राज्य परिवार में माता पिता को अपनी संतान का तथा संतान को अपनी माता पिता का कोई आभास न रहे। उनके द्वारा उत्पन्न संतान का पालन पोषण राज्य का दायित्व होगा, जिससे माँ बाप तथा बच्चों में उन प्रवृत्तियों का अभाव रहेगा जो तुच्छ पारिवारिक प्रेम व स्नेह को जन्म देते हैं। लेकिन प्लेटो के स्त्रियों के बस परिवार संबंधी साम्यवाद की आलोचना भी अरस्तु ने की। किस तरह से आलोचना की या इसकी आलोचना के क्या आधार थे, इसके बारे में जान लेते हैं। अरस्तु के अनुसार परिवार ही राज्य की आधारशिला है, क्योंकि परिवार से ही राज्य व समाज का जन्म होता है। परिवार का अंत करना समाज के लिए अहितकर होगा। इसके अतिरिक्त संरक्षक वर्ग के नियंत्रित संभोग द्वारा उत्पन्न संतान का अगर सार्वजनिक आधार पर पालन पोषण होगा तो भी बच्चों के विकास की संभावनाएं एवं अवसर उस मात्रा में नहीं होंगे जितने कि व्यक्तिगत आधार पर परिपोषित बच्चों के विकास के अवसर होते हैं। अरस्तु ने इस आधार पर प्लेटो के परिवार व स्त्रियों संबंधी साम्यवाद की आलोचना की कि अगर मान लीजिए परिवार ही नहीं होगा, परिवार जो नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला है वही नहीं रहेगा तो समाज का विकास नहीं अवरुद्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि राज्य द्वारा जब संरक्षक वर्ग के संतान का पालन पोषण किया जाए तो उसके अंतर्गत व्यक्तित्व का विकास समुचित रूप से हो सके, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब जान लेते हैं प्लेटो के उप आदर्श राज्य के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, प्लेटो अपने जीवन के अंतिम समय में यह जान गया था कि व्यावहारिक रूप से सच्चे आदर्श राज्य की स्थापना तथा दार्शनिक शासन का निर्माण असंभव है। अतः इसी विचार की दिशा में उसने अपने अंतिम ग्रंथ लाज में, प्लेटो का जो लास्ट ग्रंथ था, जो लास्ट रचना थी वो थी लाज में अव्यावहारिक आदर्श राज्य के स्थान पर एक ऐसे उप आदर्श राज्य की स्थापना की जो आदर्श राज्य से निकटतम होने के साथ साथ व्यावहारिक भी है। अब जान लेते हैं प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ लाज में जो उप आदर्श राज्य की परिकल्पना की गई है वो क्या थी। प्लेटो के अनुसार राज्य को समुद्र तट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सागर तट के निकट होने से विदेशी व्यापारियों की उस पर सदैव ही गिद्ध दृष्टि लगी रहेगी और उसकी रक्षा के लिए राज्य को बहुत अधिक सैनिक व्यय भी करना होगा। अतः राज्य को चारों ओर से सुरक्षित सीमा से घिरा होना चाहिए। यह एक कृषि प्रधान राज्य होगा जिसकी जनसंख्या 5040 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है नेट के एग्जाम में कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर है 5040। उप आदर्श राज्य की भूमि उपजाऊ तथा क्षेत्रफल काफ़ी अधिक होना चाहिए ताकि जनता स्वस्थ व सुखी रहे। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के साथ ही प्लेटो से संबंधित अध्याय की समाप्ति हो जाती है। इसके अंतर्गत मैंने प्लेटो द्वारा प्रतिपादित समस्त सिद्धांतों, प्लेटो की शिक्षा पद्धति, प्लेटो की न्याय पद्धति, प्लेटो के साम्यवाद, प्लेटो के उप आदर्श राज्य आदि के बारे में विस्तृत रूप से अपना व्याख्यान दिया है। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इसके लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ ही प्लेटो का ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के बारे में नेक्स्ट चैप्टर लेके मैं शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होंगी, जो कि अरस्तु के बारे में होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं या पसंद आ रहे हैं या आपको उपयोगी लग रहे हैं तो आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर से करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स उपयोगी लग रहे हैं। इसे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए आप इसे फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।